हेलो तो गाइज कैसे हैं आप लोग। तो पढ़ाई कैसी चल रही है, लगातार चालू रखिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो हम लोग कर रहे हैं आज क्लास 10th का, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 कर रहे हैं, विषय निष्ठ यानी सब्जेक्टिव कर रहे हैं। उससे पहले ऑब्जेक्टिव का करवा दिया गया, आप जाकर पहले वीडियो देख लीजिए। और साइंस और सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर दिया गया। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहिए और फटाफट से उसे भी देख लीजिए। और इसका जो PDF है आपको वो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सेट 1 का है, फिर सेट 2 का भी 3 का भी करवाया जाएगा, जो भी है पूरा करवा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का है, देखिए ये बता रहा है आपको कि खंड का में हम लोग का है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको पहले एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें आपको पढ़ लेना। निम्नलिखित गद्यांश से 7 प्रश्न पूछे गए, किन्हीं 5 के उत्तर देना। मतलब एग्जाम में आपको 7 क्वेश्चन इसमें से ये गद्यांश में, ये कहानी में दिया होगा, लेकिन आपको यहाँ से सिर्फ 5 ही का आंसर देना है। तो इसे आप फटाफट से पढ़ लीजिए। चलिए हम पढ़ लेते हैं। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनका परवरिश हुआ, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार की आकर्षण पैदा करती है। इस दृष्टि से शास्त्री जी के व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। और चलिए, और कहना ना होगा कि बापू जी से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू के कुछ ऐसे प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहें तथा औरों की ओर इसके लिए प्रेरित करते रहे, ठीक है। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी की वारिस होंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आप अच्छे से देख के पढ़ लीजिएगा एग्जाम हॉल में, उसके बाद ही आंसर लिखिएगा। इसमें से ही आपको जो है आंसर मिलेगा। देखिए कुछ और है। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम के तब तक प्रवेश किया, तब तक वो स्कूल में विद्यार्थी थे और उनका जो उम्र था वो 17 वर्ष की थी, ठीक, 17 वर्ष की। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे, ठीक। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, ठीक है। कहाँ की? काशी विद्यापीठ में। तो उसके बाद इसी से आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इस गद्यांश का जो प्रयुक्त शीर्ष दीजिए। तो इसका शीर्ष क्या है? शीर्ष है शास्त्री जी। शीर्षक यही ना है इसका शीर्ष, यानी जो इसका मुख्य जो है पाठ का नाम है, शीर्षक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने वाले गुण कौन थे? उसको आकर्षण बनाने वाले उनके क्या क्या गुण थे? तो उनका जो था विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचार प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। तो सादगी और सरलता, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है किस गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था? किस गुण के कारण? तो देखिए जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। इस दृष्टि से गांधी जी के व्यक्तित्व बापू जी से अधिक करीब था। गांधी जी भी उसी तरह सामान्य थे, ये भी सामान्य थे, ठीक है। तो चौथा जो क्वेश्चन है विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, इसका क्या आशय है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। बाइबल की यह युक्ति बताती है कि विनम्र व्यक्ति सदैव पृथ्वी के वारिस होते हैं। विनम्र व्यक्ति, शांति व्यक्ति, ये जो है पृथ्वी के वारिस होते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन बोल रहा है शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत कब की थी? तो आप लोगों ने पढ़ा जब उन्होंने की थी, 17 साल की उम्र में थे गांधी जी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किए जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे। क्या थे? विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, जब उनकी उम्र 17 साल थी, ठीक है। तब उन्होंने शुरुआत की थी। तो चलिए छठा है। छठा क्वेश्चन बोल रहा है किस विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की? तो आप लोगों ने पढ़ा काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है शास्त्री जी के जीवन पर किन चिंतकों का प्रभाव अधिक था? गांधी जी के जीवन पर किन चिंतकों का प्रभाव अधिक था? तो देखिए ये थे चिंतकों, भारतीय चिंतक थे जो थे डॉक्टर भगवान दास तथा बापू के कुछ ऐसे प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे और औरों के लिए वो प्रेरित करते रहे और औरों को भी प्रेरित करते रहे, ठीक है। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं आगे खंड खा के तरफ जो पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है। देखिए निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में दे। मतलब 7 क्वेश्चन है, आपको 5 ही क्वेश्चन का उत्तर देना, वो भी 150 शब्दों में, ठीक है। तो देखिए हम तो 7 बता दिए, आप वहाँ दीजिएगा एग्जाम में तो 5 ही दीजिएगा, 7 नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो राजा का क्या धर्म होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्मों का पालन करना होता है। मतलब उसकी रक्षा करना होता है और नीति से राजधर्म को पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति के साथ ना देकर नीति का साथ दे। मतलब तभी अच्छा कहलाता है जब अनीति का साथ नहीं दे और नीति का साथ दे, ठीक है।
ये आप लोगों को लिखना, अपने हिसाब से बैठा के लिख देना, ठीक है। 9वां जो आप लोग का बोल रहा है, कवि बादल के फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहा है। मतलब बरसना चाहिए तो वो बोल रहा है गरजने, क्यों बोल रहा है, तो बादल ने ना कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने की लिए नहीं कहता है, बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूरधार मानता है। क्या मानता है, क्रांति का सूरधार। गरजना विद्रोह का प्रतीक है, गरजना क्या है, विद्रोह। कवि बादलों के पौरुष दिलाने की कामना करता है, पौरुष दिलाने की कामना करता है। कवि ने बादल से गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है, कितना नूतन विद्रोह का आह्वान किया है कि गरजो, ठीक है। इस तरीका से आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, ये कविता में क्यों कहा था माँ ने, तो देखिए मेरे विचार से लड़की ने माँ को इसलिए ऐसा कहा, मतलब माँ ने लड़की को इसलिए ऐसा कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुण, सरलता, निरक्षा, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु इस इतना कमजोर भी ना होने पाए कि मतलब, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो क्यों कहते थे, देखिए वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था, वह सुभाष चंद्र बोस के बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था, इसलिए अपनी ओर से चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था, मतलब जब चश्मा उतर देखता था नहीं है उस समय लगा देता था। उसकी इसी भावना को देखते ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन की तरफ। 12वां जो बोल रहा है, फादर के उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है, तो फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी कैसी लगती है ये बताया, तो इसका आंसर है देखिए, फादर बुल्के के पोर पोर से ममता झलकती है, कहाँ से, पोर पोर से। उसकी नीली आंखें हमेशा प्यार भरा आमंत्रण देती है। देवदार की छाया घनी होती है जिससे थके हुए पार्थिव को आराम मिलता है, ठीक है। इसलिए लेखक ने फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती है, मतलब फादर की उपस्थिति उन्हें देवदार की छाया जैसी लगती है, किन्हें, तो लेखक को, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, तो मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। देखिए पहला कारण तो ये है, जो मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां था उसका जो जन्म है वो डुमराव में हुआ था। इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग, रीड के अंदर की पोली जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, ठीक है। रीड का प्रयोग होता है, रीड के अंदर की पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है, कहाँ से बनाई जाती है, नरकट से, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। जो कहाँ पाई जाती है नरकट, वो सोन नदी में पाई जाती है, डुमराव की सोन नदी में। इसी कारण शहनाई की दुनिया को डुमराव का महत्व है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। 14वां क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है वो बोल रहा है कि आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिरकना क्यों भूल जाता था, तो क्यों भूल जाता था, तो देखिए भोलेनाथ को भी जब साथी बालकों को टोली दिखाई देती, जब साथी बालकों का टोली दिखाई देती थी तो उनका खेलना कूदना देखकर वह गुरु जी के डांट फटकार तथा अपना सिरकना भूल जाते थे। मतलब जैसे ही उसको कहीं बच्चे की बालकों की टोली खेलते हुए या कूदते हुए दिखाई देती थी तो बच्चे तो गुरु के डांट फटकार और सिरकना भूल जाते थे और उनके साथ खेलने में मग्न हो जाते थे। बच्चे के साथ उसे लगता था कि अब डर भय की और किसी की चिंता की आवश्यकता नहीं रही। मतलब ये बच्चों के साथ जब वो खेलते थे तब उन्हें लगता था कि ना ही डर, ना ही भय, ना ही किसी तरह की कोई चिंता रही। यही कारण है कि भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिरकना भूल जाते थे, ठीक। चलिए खंडगा के तरफ चलते हैं। खंडगा हम लोग का है रचना व्याकरण से। इसमें आप लोगों को पूछा है, देखिए क्वेश्चन है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखें। मतलब वहाँ आप लोगों का 3 रहेगा, 3 चीज दिया रहेगा, तीनों में से किसी एक पर लिखना है आपको निबंध 250 शब्दों में, ठीक है, 250 शब्दों में। तो हम लोगों ने तीनों पर लिख दिया, आप उनमें से वहाँ एग्जाम हॉल में एक ही पर लिखिएगा, ठीक है, तीनों पर नहीं लिखिएगा क्योंकि टाइम मिलता है, टाइम भी जरूरी है ना। तो देखिए पहला है हम लोगों ने लिया हमारा झारखंड है क्वेश्चन में, तो हमारा झारखंड देखिए उस पर लिख दे रहा है हमारा झारखंड, इतना मतलब पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा आप, ये इतना मत देखिए, ठीक है, हम इसको पढ़ के सुना देते। देखिए हमारे देश के झारखंड राज्य में सबसे अधिक हरियाली होने के कारण तथा इस राज्य में अधिक झाड़ीदार होने की वजह से इसका नाम झारखंड पड़ा, ठीक है, झाड़ीदार और हरियाली होने वजह से। झारखंड का अर्थ झाड़ तथा झाड़ी और खंड मतलब जगह अर्थात झाड़ियों वाला स्थान, झाड़ियों वाला स्थान, इसलिए इसको झारखंड
कहा जाता है। चलिए अगला है, झारखंड में खनिजों का भी भरपूर भंडार है। अगर झारखंड के राज्यों को शब्दों का अर्थ रूप दिया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा वन प्रदेश भी होता है। इसका शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश भी होता है। और भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र की भूमि कहा जाता है, और इसे जो है भारत के सबसे अधिक वन क्षेत्र की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पदा बहुत अधिक पाई जाती है। वनस्पदा जो है मतलब वन की जो है यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहले झारखंड शब्द का प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण उपनिषद में हुआ, उपनिषद में हुआ। कहाँ हुआ? ऐतरेय ब्राह्मण उपनिषद में हुआ, जिसका पुंड शब्द भी कहते हैं, जिसको पुंड शब्द भी कहा है। ठीक है। इसके अलावा पश्चात में अकबरनामा और कबीर की रचना में भी इस राज्य का प्रदेश को कहा गया है। देखिए जब अकबरनामा और कबीर में भी इस प्रदेश के राज्य को कहा गया है। ठीक है। देखिए झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी चारों दिशाओं में क्रमशः बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल की सीमाओं तक फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? ये सब जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के सीमा तक ये फैला हुआ है, मतलब ये सब का ये सीमा है। ठीक है। झारखंड में धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर, इन शहरों में औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा है। मतलब जो है धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास है, इसलिए इनको बड़े शहरों के रूप में इनको शामिल किया गया, इसलिए इन्हें बड़े शहरों के रूप में शामिल किया गया। ठीक है। देखिए यहाँ अधिकतर आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं। इसी वजह से उस राज्य के लोग को जीवन और संस्कृति में भी समुदाय के छाप दी जाती है, छाप देखी जाती है, मतलब अलग अलग देखी जाती है। यहाँ जीतिया पूजा, कर्मा पूजा, सरहुल या आदिवासियों समाज का मुख्य रिवाज है। तो यहाँ जीतिया पूजा, कर्मा पूजा और सरहुल जो है वो आदिवासियों के लिए मुख्य रिवाज है। यहाँ पर सभी लोगों को अपनी प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा लगाव है, अपनी प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा लगाव है। सभी लोग प्रकृति प्रेम और अपने अपने घरों का आंगन में हमेशा हरा भरा रखते हैं, अपने अपने घरों को हमेशा हरा भरा रखते हैं। ठीक है, आंगन को। अब दूसरा ये दिया था सरहुल, दिया था सरहुल का लिखना है। सरहुल क्या है तो उस पर एक निबंध लिखना 250 शब्दों में। तो चलिए सरहुल का अर्थ साल का पूजा। ठीक। सरहुल उरांव नामक आदिवासी जाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह कृषि प्रारंभ करने का त्यौहार, मतलब कृषि की शुरुआत करने का। यह त्यौहार को सरना के सम्मान में मनाया जाता है। सम्मान में सरना का पवित्र कुंज है जिसमें कुछ सल वृक्ष होते हैं। यह पूजन स्थान का कार्य करता है। इस त्यौहार के लिए निश्चित दिन को गांव का पुरोहित, जिसने पहान कहते हैं, गांव का पुरोहित करता है, जिसे हम लोग पहान भी कहते हैं, सरना पूजा कराता है। क्या कहता है? पहान सरना पूजा कराता है। इस अवसर पर मुर्गे की बलि दी जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती तथा हड़ियाँ यानी चावल से बना गया मद का अर्घ्य दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है आदिवासी चाहे निकट के नगरों में, असम के चाय बागानों में या बंगालों के जूट मिलों में काम करने हो, सरहुल के समय घर अवश्य आते हैं। मतलब वो कहीं भी बाहर काम करते हो, लेकिन जब ये त्यौहार आता है तो अपना जो आता है घर वापस जरूर आते हैं। लड़कियां सरहुल में मायके लौट जाती है, और लड़कियां जो है सरहुल में चल जाती है अपने मायके, और लड़के लोग अगर बाहर काम कर रहे हैं अपने घर आ जाते हैं। ठीक है। लोग अपने घरों में लिपाई पुताई करते हैं। मकानों की सजावट के लिए दीवारें पर हाथी, घोड़े, फूल, फल आदि रंग बिरंगे चित्र बनाते हैं। उनकी कालप्रियता देखते ही बनती है। जिधर देखिए उधर ही चहल पहल है, आनंद छलय है, मौज मस्ती का आलम है। इस दिन खा पीकर मस्त होकर घंटों तक उनका नाच गान अविराम चलता है। लगता है जीवन में उल्लास ही उल्लास है, सुख ही सुख है। मतलब ये सजावट उजावट सब तरह से होती है, अपने हिसाब से बैठा के लिख दीजिएगा एग्जाम में, आपको यहाँ से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए बस इसी तरह से लिख देना है। ठीक है। अब आता है समय का महत्व। तीसरा है हम लोग का समय का महत्व। समय का महत्व, इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति समय का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है, समय का मूल्य नहीं बता सकता है, क्योंकि ऐसा करना असंभव है। समय की कीमत सबसे ऊपर है। यही कारण है कि जो लोग समय के साथ चलते हैं, समय उसकी ताकत बन जाती है और उसे दुनिया में सब वह हासिल करने में मदद करता है, वह हासिल करना चाहता है। मतलब जो भी वह हासिल करना चाहता है वो हासिल कर लेता है समय के साथ चलने के बाद। इसका मूल्य क्या है? और देखिए, हालांकि समय हर इंसान के लिए मुफ्त होता है, परंतु यह सबसे ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि ना तो इसे कोई व्यक्ति खरीद सकता है, ना ही कोई बेच सकता है। बहुत से लोग अपने आलस की वजह से अपना समय बर्बाद करते हैं, जिसके कारण उन्हें ज़िंदगी में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जो छात्र अपने समय का पढ़ने लिखने में सही से इस्तेमाल नहीं करते, वही परीक्षा में फेल हो जाते हैं। देखिए उदाहरण कितना है भी दिया। ठीक है। चलिए अब देखिए समय का दुष्प्रयोग करने का तरीका। देखिए किसी भी काम को सही समय पर करना समय का सदुपयोग है, सदुपयोग है मतलब अच्छा प्रयोग। ठीक है। इसके लिए आप अपने समय के मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए जैसे क्या है,
सबसे पहले आपको उन कामों को करना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ऐसा काम को आपको तुरंत ही कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमेशा किसी भी काम को करने से पहले उनकी एक योजना बनानी लाभदायक रहता है। योजना बनाना लाभदायक रहता है, जिसकी वजह से काम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट वर्क ना करके केवल आप अपना समय बचा सकते हैं, बल्कि समय के साथ साथ इस्तेमाल करके ज़्यादा काम कर सकते हैं। मतलब अच्छा काम करके ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह ज़रूरी काम को छोड़कर सोचने में अपना अधिकतर समय बर्बाद कर देते हैं। मतलब काम करने छोड़ के वह सोचने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए और अपनी उत्पादक को बढ़ाने के लिए एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये करना चाहिए सबको। अब देखिए 16वां हम लोग का क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। 16वां में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आपको बनाना एक ही है, पहला एक क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद अथवा करके दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब दोनों में से एक ही बनाना, अथवा रहेगा यानी दोनों में से एक ही बनाना। तो ये दोनों में से एक आपको जो अच्छा लगे और जो बना सकते हैं आप बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे है हम लोगों को लिखना है 4 दिन की अवकाश के लिए अपने प्राचार्य मतलब प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना, ठीक है, अपने हेडमास्टर को। तो कैसे लिखना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले लिख देना आपको सेवा में प्रधानाचार्य आदर्श उच्च विद्यालय गाँव गिरिडीह। यहाँ ये नहीं लिखना है, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है, हमारे स्कूल का नहीं लिख देना, ठीक है। अपने स्कूल का यहाँ दिनांक लिख देना। हमने दिनांक लिया है जिस दिन एग्जाम है उस दिन का, ठीक है। तो आपको दिनांक ले लेना और विषय लिख दीजिएगा। विषय में लिख दीजिएगा बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। उसके बाद लिखना है महाशय, निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज बुखार, डॉक्टर ने मुझे 4 दिन आराम करने की सलाह दी है। मतलब मुझे बहुत तेज बुखार है, 4 दिन सलाह कर दिया है, इस कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 22 3 2023 से लेकर मतलब से 25 3 2023 तक अवकाश देने की कृपया करें। आपकी महान दया होगी, आपकी महान दया होगी, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको लिख देना। आपका सदा आभारी बना रहूँगा, तो इस तरीक़ा से लिख देना। उसके बाद लिख दीजिएगा लास्ट में धन्यवाद। उसके बाद साइड में आपको फिर से कॉलम बना के लिख देना अपना नाम, अपना जब पहले लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका प्यारा छात्र, जो लिखना है लिखिएगा। चलिए अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना मतलब क्लास लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा। बस इतना ही लिख देना, ठीक है आपको, और कुछ नहीं लिखना। ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं लिखिएगा, अपने हिसाब से बैठा के लिख दीजिएगा, ठीक है। अथवा में दूसरा देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है इसी का अथवा में, मतलब वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने पिता को पत्र लिखे। अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखना है जो वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसके विषय में। तो देखिए हम लोगों ने डेट पहले डाल दिया, तो उसके बाद जिस दिन भेजना पत्र उस दिन का डेट डालना पड़ेगा ना। उसके बाद लिखिए, प्रिय पिताजी, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार पिताजी, बहुत दिनों बाद आपको पत्र लिख रहा हूँ। अगर लड़का है तो लिख रहा हूँ, लड़की है तो लिख रही हूँ, ठीक। पढ़ाई करते करते मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं आज आपको पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने मुझे आदर्श उच्च विद्यालय में दाखिला दिलवाया। मैं सच्चे मन से और लगन से पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। अच्छे से और लगन से पढ़ाई करता हूँ, मुझे परीक्षा में अच्छे गुण भी मिलते हैं, ठीक है। आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपका बेटा अपेक्षित और जागरूक नागरिक बन गया है। अपने हिसाब से बैठा के लिखना है, यही वाला रटना नहीं है। और मुझे कहने में बहुत खुशी होती है कि मैं आप जैसे पिता का बेटा हूँ, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से बैठा के लिख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा आपका प्यारा बेटा और अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 17वां क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विज्ञापन बनाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा अथवा, मतलब दोनों में से एक ही बनाना है, ठीक है। दोनों नहीं बनाना है, अथवा रहेगा तो आपको दोनों में से एक ही बनाना। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला, चुनाव में वोट देने की अपील के लिए 50 शब्दों में एक विज्ञापन दीजिए। यानी मान लीजिए आप चुनाव के लिए एक विज्ञापन तैयार करना चाहते हैं तो वही तैयार करना 50 शब्दों में। तो चलिए हम लोगों ने एक विज्ञापन दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरीक़ा से, लोकतंत्र की पहचान मतदाता और मतदान, वोट से ही मजबूत होता है लोकतंत्र, वोट ही बनाती है आपकी सरकार। आइए अपने मतदान के अधिकार का सही उपयोग देश के भविष्य का उज्जवल करें, ठीक है। लोकतंत्र के इस महापर्व को बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है और कर्तव्य भी। आपका एक मत देश की अच्छी सरकार दे सकता है, देश को अच्छी सरकार दे सकता है। इस तरीक़ा से आपको अपने हिसाब से बना के लिख देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आपको लिखना चाहिए कि लगे कि हाँ ये विज्ञापन है, ठीक है, अच्छी तरीक़ा से। देखिए अथवा में जो आप लोग का क्वेश्चन है वो अथवा में कुछ इस तरीक़ा से है। दूसरा,
पतंजलि हर्बल शैम्पू की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो पतंजलि हर्बल शैम्पू, तो देखिए पतंजलि हर्बल शैम्पू का हम लोगों ने लिया है। देखिए ये साइड है हर्बल, पाइए हर्बल शैम्पू के साथ एक हर्बल साबुन बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ 140 रुपया में। इस तरीक़ा से आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ लिखिएगा, हर्बल साबुन बनाए रखे आपके बदन को बिल्कुल गोरा और तथा सुंदर, ठीक है। इस तरीक़ा से लिख देना, ये है आपका। और इधर देखिए ये है, अब पाइए सुनहरे बालों के साथ गोरा चेहरा, सिर्फ 140 रुपये में। हर्बल शैम्पू बनाए आपके बालों को काले, घने, रेशमी तथा मजबूत, है ना। इसी तरीक़ा से आपको लिख देना है विज्ञापन। तो देखिए ये हम लोग का जो है सेट 1 हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पूरा हो चुका है। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सके, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम अच्छे से तैयारी कर ले और उन्हें भी अच्छा नंबर से मतलब मिल सके। तो जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए।